हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए है यहाँ पर। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा समाजशास्त्र का। सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसपे आपका पूरा यूपी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे और थिंकर्स से जुड़े हुए भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, वर्ग स्थिति, क्षमता उपागम, आर्थिक प्रगति के चरण, प्रदर्शन, उपभोग यहाँ पर दिया गया है। मिलान बताएं, मिलान करना है। देखिए सही क्या है। यहाँ पर वर्ग स्थिति की बात किसने की है? वर्ग स्थिति की बात की है मैक्स वेबर ने, तो यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा। ये यहाँ पर विकल्प केवल डी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। क्षमता उपागम की बात की जाए तो यहाँ पर अमृत सेन हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति के चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोस्ट्रो हो जाएंगे। और प्रदर्शन उपभोग की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेबलेन हो जाएगा। वेबलेन की अगर हम बात करते हैं तो वेबलेन को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है वेबलेन को, इसे आप याद रखेंगे। और वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन का कारण किसे माना था? सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है? ये इन्होंने प्रौद्योगिकी को माना था। ठीक है, प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारण माना था। विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी। ठीक है, विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है वेबलेन को, सामाजिक परिवर्तन का कारण प्रौद्योगिकी को माना और इन्होंने वेबलेन ने विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोस्ट्रो की बुक का नाम। ठीक है, रोस्ट्रो की एक बुक है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। बुक का नाम क्या है? The stages of economic growth, a non-communist मैनिफेस्टो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1960 में ये बुक आती है। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये किसकी है? रोस्ट्रो की बुक है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी दिया गया, तो आप याद रखें आर्थिक निर्धारणवादी में किसका नाम आता है? आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में नाम किसका आता है? कार्ल मार्क्स का नाम आता है। भौगोलिक निर्धारणवादी में, ठीक है, भौगोलिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? भौगोलिक निर्धारणवादी, तो यहाँ पर हंटिंगटन का नाम आएगा। ठीक है, हंटिंगटन का नाम आएगा। जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी, जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें माल्थस का नाम आएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अति निर्धारणवादी, अति निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? अल्थ्यूजर को। ठीक है,
अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आता है। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आता है। भौगोलिक निर्धारणवादी में हंटिंगटन है। जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी में माल्थस, और प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? वेबलेन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे आप याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प डी है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। इस कथन से कौन संबंधित है? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है हर्बर्ट गेंस, ई केलनर, बॉनफील्ड एंड लेविस, ऑस्कर लेविस। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। यहाँ पर हर्बर्ट गेंस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति, ठीक है, निर्धनता संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया है। निर्धनता संस्कृति का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है? ऑस्कर लेविस ने दिया है। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? मैक्सिको पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है ऑस्कर लेविस का, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने रामपुर पर, यूपी के, ठीक है, यूपी के रामपुर पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने ग्रामीण सर्वदेशिता, ठीक है, ग्रामीण सर्वदेशिता का कॉन्सेप्ट दिया है। ग्रामीण सर्वदेशिता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। और गुट समाज की अवधारणा भी ऑस्कर लेविस ने दी है। गुट समाज की अवधारणा भी ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। और ध्यान रखेंगे, गुट शब्द का प्रयोग, गुट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रेमंड फर्थ ने। ठीक है, रेमंड फर्थ ने गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। गुट समाज की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने दी है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। 5 फैमिलीज, ये भी ऑस्कर लेविस की पुस्तक है। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने शोषणात्मक संस्था कहा था। ये फैक्ट्स है, इसे आपको याद रखना है। निर्धनता की संस्कृति ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है। यूपी के रामपुर पर अध्ययन करके ग्रामीण सर्वदेशिता की अवधारणा दी है। गुट समाज का कॉन्सेप्ट दिया है। और गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेमंड फर्थ के द्वारा किया गया है। यहाँ पर विकल्प ए है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया? ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांसिस फुकुयामा, डेनियल बेल, एंथोनी गिडेंस, मॉर्गेट मीड। इनमें से किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा फूको। ठीक है, फूको हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। द एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है? फूको की है। इसके अलावा आप यहाँ पर डेनियल बेल देख रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी देख लेते हैं। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। इसके अलावा द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। ठीक है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर एंथोनी गिडेंस आप देख रहे हैं, इन्होंने आधुनिकता का परिणाम किसे माना था? आधुनिकता का परिणाम क्या है इनके लिए? किसे कहा था? वैश्वीकरण को। ठीक है, वैश्वीकरण को। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को कहा था और इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? एंथोनी गिडेंस ने दी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन सही है? देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। विकल्प बी है, समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। विकल्प सी, पार्सन्स समाजीकरण को एक जीवन प्रयत्न अनुभव के रूप में देखते हैं। विकल्प डी, समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यंत अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं है। पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण से संबंधित क्या सही है, ये यहाँ पर बताना है। इन्होंने समाजीकरण की पार्सन्स ने बात भी की थी, आपको बताया भी गया है। समाजीकरण के इन्होंने 2 प्रकार भी बताए हैं। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा?
यहाँ पर ये चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, इन्होंने दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक शोध परियोजना की निम्न शोध गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए, प्रतिवेदन का लेखन है, शोध समस्या का सूत्रीकरण है, साक्षात्कार अनुसूची का क्रियान्वयन है, प्रतिदर्श का चयन है, आंकड़ों का सारणयन है। एक शोध परियोजना की निम्न शोध गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, बताए सही क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? देखिए, पहले शोध समस्या का सूत्रीकरण होगा, प्रतिदर्श का फिर चयन आएगा, इसके अलावा साक्षात्कार अनुसूची का क्रियान्वयन, फिर पांचवा आंकड़ों का सारणयन और अंत में रिपोर्ट राइटिंग आएगा, प्रतिवेदन का लेखन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, G.H. मीड, एल्फ्रेड शुट्ज, थॉमस लकमैन, मैलिनोवस्की। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, ये किसकी पुस्तक है? द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड किसकी है? ये किसकी है? एल्फ्रेड शुट्ज एंड लकमैन की है। एल्फ्रेड शुट्ज एंड लकमैन की पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति और सभ्यता के मध्य विभेद पदार्थिक और अपदार्थिक संस्कृति के मध्य अंतर के अभिज्ञान से किया जा सकता है, इससे कौन संबंधित है? वेबर और नॉल टॉयनबी, मैकेवर, डेविड हनीमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति और सभ्यता के मध्य विभेद पदार्थिक और अपदार्थिक संस्कृति के मध्य अंतर के अभिज्ञान से किया जा सकता है, इससे कौन जुड़े हुए हैं? वॉइस आ रही है ना? ओके, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्फ्रेड वेबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। एल्फ्रेड वेबर है और ये सांस्कृतिक समाजशास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में शक्ति संघ और शक्ति विसर्जन नामक दो उपयोगी अवधारणाओं को कौन संदर्भित करता है? किसके द्वारा ये बात की गई है कॉन्सेप्ट की? टी.के. उमेन, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। शक्ति संघ और शक्ति विसर्जन, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी.के. उमेन हो जाएगा। ठीक है, टी.के. उमेन हो जाएगा। पूछा जा सकता है ये जो दो कॉन्सेप्ट है किसके संदर्भ में टी.के. उमेन ने दिया था? तो सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में दिया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, अ फिलोसफी ऑफ नेफा। विकल्प में यहाँ पर दिया गया सुरजीत सिन्हा, वेरियर एल्वेर, एंजल्स हेगल। अ फिलोसफी ऑफ नेफा ये पुस्तक किसकी है? अ फिलोसफी ऑफ नेफा कब आती है? 1957 में आती है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? वेरियर एल्विन की है। और जनजातियों से संबंधित जनजातियों की समस्याओं से संबंधित इन्होंने पृथक्करण की नीति दी थी। ठीक है, पृथक्करण की नीति, और साथ में इसके अलावा राष्ट्रीय उपवन, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट भी, राष्ट्रीय उपवन की जो अवधारणा है ये भी वेरियर एल्वेल के द्वारा दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा द बैगा, ठीक है, द बैगा इनकी पुस्तक है, द बैगा है। और इसके अलावा एक बुक याद रखें आप, मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया, मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया। ठीक है, ये इनकी बुक्स हो जाएंगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? देखिए, संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, शिकागो स्कूल से कौन संबंधित नहीं है? रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्गस, टॉनीज लुईवर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। रॉबर्ट पार्क, बर्गस, टॉनीज लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शन है, शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर टॉनीज है। ठीक है, टॉनीज है। जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट की जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? टॉनीज के द्वारा दिया गया है। और ये जर्मन समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक है। ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक है। और इन्होंने समाजशास्त्र के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसकी किसकी इन्होंने बात की थी? तो पहले तो ये शुद्ध समाजशास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, शुद्ध
समाजशास्त्र है। इसके अलावा व्यवहारिक है, व्यवहारिक समाजशास्त्र है। और थर्ड नंबर पे अनुभव परक, अनुभव परक समाजशास्त्र। ठीक है, अनुभव परक समाजशास्त्र। तो ये तीन जो प्रकार हैं, या हम कह सकते हैं समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसने बताए हैं? टॉनीज ने बताए हैं। जेमिन शेफ्ट एंड जेशल शेफ्ट की बात टॉनीज द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शंस में है हेबरमास, अल्थ्यूजर, एडोर्नो, गिड्स। इनमें से किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्थ्यूजर हो जाएगा। ठीक है, अल्थ्यूजर हो जाएगा। अल्थ्यूजर की पुस्तकों की बात करते हैं तो फॉर मार्क्स इनकी पुस्तक है, रीडिंग कैपिटल है। ठीक है, फॉर मार्क्स है, रीडिंग कैपिटल है इनकी बुक्स। और अगर हम हेबरमास की बात करते हैं, ठीक है, हेबरमास की बात करते हैं तो इन्होंने संकट के प्रकार कितने बताए थे? ठीक है, कितने प्रकार बताए थे संकट के? संकट के 4 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने आर्थिक संकट बताया है। ठीक है, आर्थिक संकट बताया है। दूसरा है विवेकीकरण संकट, विवेकीकरण का संकट। तीसरा हो जाएगा अभिप्रेरणा का संकट, अभिप्रेरणा संकट हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा वैधिकरण का संकट, वैधिकरण संकट। तो ये संकट के जो 4 प्रकार है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? हेबरमास के द्वारा बताए गए। यहाँ पर अल्थ्यूजर है सही। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है प्रकारवाद से भिन्न नव प्रकारवाद मोटे तौर पर किस पर समान ध्यान देता है? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है क्रिया और व्यवस्था, क्रिया और प्रतिक्रिया, धारणा और प्रथा, कर्ता और परिस्थिति। बताएं यहाँ पर जो प्रकारवाद से भिन्न नव प्रकारवाद है वह किस पर ध्यान देता है? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करें, आंसर दें, तब तक यहाँ पर बुक्स देख लेते हैं। बताएं यहाँ पर क्या होगा? क्रिया और व्यवस्था। ठीक है, क्रिया और व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स की बात की जाए, न्यू फंक्शनलिज्म है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है, द मीनिंग ऑफ सोशल लाइफ है। ठीक है, ये किसकी बुक्स बताई गई हैं? यहाँ पर अलेक्जेंडर की बताई गई हैं। ठीक है, किसकी बुक्स बताई गई हैं? अलेक्जेंडर की। ठीक है, अलेक्जेंडर की है। और ये क्या थे? नव प्रकारवाद के जनक थे। ठीक है, नव प्रकारवाद के ये जनक थे, नव प्रकारवाद के अलेक्जेंडर जनक थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार, ऑप्शन देखिए, एनोमी से संबंधित यहाँ पर दिए गए हैं। विकल्प ए है एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। विकल्प बी एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ावों के समय उत्पन्न होती है। विकल्प सी एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ावों के समय उत्पन्न होती है। या फिर विकल्प डी एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नहीं उत्पन्न होती। बताएं आप लोग यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? बताएं यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर होगा आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ावों के समय उत्पन्न होती है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने दुर्खीम ने एनोमी की जब बात की थी, ये अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की थी। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की थी, और इसका कारण एनोमी यानी कि विसंगति का कारण दुर्खीम ने समाज को माना था। और दुर्खीम कहते हैं एनोमी यानी कि जो विसंगति है ये समाज में, प्रत्येक समाज में पाई जाती है अनिवार्य रूप से, बस अंतर किसका होता है, मात्रा का होता है। किसी समाज में ज्यादा पाई जाती है तो किसी समाज में कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का उपयोग किसने किया? दुर्खीम, मार्क्स, मेलानोव्स्की, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में यह विचार इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? किसने इस विचार का प्रयोग किया है? यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर की यहां पर बुक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कब आती हैं? 1905 में आती है। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, ये 1921 में आती है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये कब आती है? 1916 में आती है। इसके अलावा द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, ये कब आती है? 1949 में आती है। ठीक है, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द रिलीजन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये सारी बुक्स किसकी हैं? मैक्स वेबर की हैं। ठीक है, शक्ति एवं सत्ता की बात की थी। 3 तरह के शक्ति एवं सत्ता के प्रकार इन्होंने बताए हैं। नौकरशाही की बात की, नौकरशाही में इन्होंने अलगाव की भी बात की थी। सामाजिक क्रिया की बात की, सामाजिक क्रिया के इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। और सामाजिक क्रिया की जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को इन्होंने बताया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया है। कथन है, संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। कारण है, एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। अब यहाँ पर देखकर बताए सही क्या है? यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है ऑप्शन ए है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन कारण दिया गया। कथन है, व्यवहार विचलन वंशगत है। कारण, व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के प्रतिकूल होने के स्थान पर अनुकूल होते हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? व्यवहार विचलन वंशानुगत है, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, और जो कारण है यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के प्रतिकूल होने के स्थान पर अनुकूल होते हैं, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, देखकर बताए सही क्या है। आदर्शी और सेंसेट संस्कृति की बात किसने की थी? सोरोकिन ने की थी। ए का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा महानगरीय एवं स्थानीय निवासी, ये मर्टन इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और रुग्ण भूमिका एवं रोगी भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? पार्सन्स का है। संरचना और एवं कार्य की जो बात है वो किसने की थी? यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन की अगर हम संरचना के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, संरचना के 2 इन्होंने प्रकार बताए थे, समान संरचना और वास्तविक संरचना। ठीक है, समान संरचना और वास्तविक संरचना ये किसके द्वारा बताए गए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। और सोरोकिन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सोरोकिन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो इनका सिद्धांत है ना, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का, सामाजिक सांस्कृतिक
गत्यात्मकता का, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है ये इनके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पुस्तकों की बात करते हैं, सोशल मोबिलिटी से संबंधित जो इनकी पुस्तक है एक, जिसपे सबसे पहले इन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की है, 1927 में आती है, ठीक है। द सोशोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये 1925 में आती है इनकी पुस्तक, ठीक है। सोरोकिन की यहाँ पर ये आपको बुक्स बताई गई हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मिलान करना है और यहाँ पर अधिनियम दिया गया है, ठीक है, देखकर बताएं। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये कब आता है? 1976 में। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 अधिनियम ये हो जाएगा। महिलाओं का अश्लील जो प्रतिरूपण है ये यहाँ पर हो जाएगा 1986, ठीक है। इसको यहाँ पर इसको कर लीजिए आप, इसको कट करिए, 2005 कर लीजिए, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण हो जाएगा 1986। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपराध शास्त्री का प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो, अपराध शास्त्र का भौगोलिक सिद्धांत मार्क्स, अपराध शास्त्र का शास्त्रीय सिद्धांत बेंथम, अपराध शास्त्र का समाजशास्त्रीय सिद्धांत सदरलैंड। सही युग्म नहीं है ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं होंगे, क्वेटलेट और ग्वेरी का आप नाम याद रखें, ये अपराध शास्त्र के भौगोलिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे प्रदत्त एवं अर्जित वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया? ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन, टीबी बोटो मोर, डब्ल्यू.ई. मूर और पार्सन्स। चलिए बताएं। आर.के. मर्टन, टीबी बोटो मोर, डब्ल्यू.ई. मूर और पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे कि प्रदत्त एवं अर्जित वैयक्तिकता सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोटो मोर की अगर हम बात करते हैं तो बोटो मोर ने, इनका एक प्रश्न आता है, बोटो मोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप बताए हैं, ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण के इन्होंने स्वरूप बताए हैं। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दास प्रथा, जागीर प्रथा की बात की है इन्होंने, जागीर प्रथा, जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था की बात की है, ठीक है। ये सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप हैं जो कि टीबी बोटो मोर के द्वारा बताए गए। इसके अलावा सोशोलॉजी इनकी पुस्तक है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी भी इनकी बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी भी इनकी बुक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था से अभिप्रेरित आशय को निर्दिष्ट करता है? चलिए ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है, पहला है यहाँ पर, सामाजिक व्यवस्था एक आबद्ध स्थिति से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता अन्योन्याय क्रिया करने वाले सभी कर्ताओं की बहुलता से मिलकर बनती है। विकल्प दूसरा यहाँ पर है, परिवार, राजनीतिक दल, स्वजन समूह और यहाँ तक कि पूरे समाज जैसे विविध संबंध समुच्चयों को सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था को इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही तरह से परिभाषित कर रहा है? यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द सोशल सिस्टम किसकी है?
पार्सन्स की पुस्तक है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। इन्होंने किसे कहा था सामाजिक व्यवस्था? ये पार्सन्स कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सामाजिक नियमों मानदंडों के अनुसार अंतरक्रिया होती है, और जब यह अंतरक्रिया निरंतरता का रूप ले लेती है तब इसे ही क्या कहा जाता है? सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। एक इनका स्टेटमेंट भी आता है, अंतरक्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। अंतरक्रियाओं का संस्थाकरण सामाजिक व्यवस्था है। ये किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा और द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन प्रथम ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री था जिसने अंतर्विवाही एवं बाह्य विवाह संप्रत्ययों का प्रयोग किया? नाडेल, जेफ मैक्लिनन, रेडक्लिफ ब्राउन, एवांस प्रिचार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जेफ मैक्लेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस वर्ष में भारत में पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को प्रथम वरीयता दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को प्रथम वरीयता दी गई? यहाँ पर क्या होगा? 1952 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्न व्याख्याओं पर विचार करिए। देखिए यहाँ पर दो दी गई हैं। पहला है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। विकल्प दूसरा है यहाँ पर उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। बताएं देखकर सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प दोनों ही सही होंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन के बारे में आपको कई बार स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड आपको बताया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रस्तुति व भूमिका की, ठीक है, प्रस्तुति व भूमिका, इसके जनक कौन है अवधारणा के? तो लिंटन है, रॉल्फ लिंटन है। इन्होंने किस पुस्तक में बात की है? द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की है। ये पुस्तक 1936 में आती है। प्रस्तुति के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, प्रस्तुति के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो इन्होंने प्रदत्त प्रस्तुति बताया है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रदत्त प्रस्तुति, और दूसरा हो जाएगा अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया। अर्जित प्रस्तुति जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। देखिए दो ये प्रकार बताए हैं, और इस तरह से भी पूछा जाता है अंतर से संबंधित। ठीक है, इन दोनों में अंतर किसने किया है? प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति। तो अंतर भी किसने किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाता है सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्तुति की बात किसने की है, तब वहां पर मैक्स वेबर आएगा। ठीक है, तब वहां पर क्या आएगा? मैक्स वेबर। सर्वप्रथम भूमिका का वर्णन किसने किया है, भूमिका की बात किसने की है, तब वहां पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आएगा। ठीक है, लेकिन प्रस्तुति व भूमिका
की जो अवधारणा है वो किसने दी है, लिंटन ने। या इस तरह से पूछा जाए कि संयुक्त रूप से प्रस्थिति व भूमिका की अवधारणा किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर लिंटन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग है दोनों, और यहाँ पर संयुक्त रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर लिंटन होंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन इनकी है, 1936 में आती है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।